प्रश्नावली 4.1 कक्षा 10 विषय गणित का पहला सवाल देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। तो सबसे पहले इसका बेसिक समझते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, ठीक है, द्विघात समीकरण कहलाता है। यानी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। किसकी? चर की। अब बात ये आती है कि चर क्या होता है। तो देखो ये चर ए से लेकर के जेड तक जितनी भी ABCD होती हैं वो सभी आपकी क्या कहलाती हैं? चर कहलाते हैं। ठीक है। चर का मान क्या होता है? फिक्स नहीं होता है, स्थायी नहीं होता है, बदलता रहता है। ठीक है। इसके बाद में आता है अचर। अचर क्या होता है? एक से लेकर के और अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, सभी संख्याएं, तो जितनी भी संख्याएं होती हैं इन संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं? अचर। और ये फिक्स होती हैं, इनका मान फिक्स होता है, बदलता नहीं है। तो उम्मीद है ये दोनों चीज़ आपकी समझ में आई होंगी। अब ये कह रहा है कि चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, यानी ए से लेकर के जेड तक कोई भी आपको दिख रहा है और उसकी अधिकतम घात 2 है तो वो आपका द्विघात समीकरण होगा। और यदि 2 से कम है या ज़्यादा है तो वो आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा, तो पहले इसका व्यापक रूप समझते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है वो कैसा होता है। तो इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0, जिसमें ये a, b और c ये होते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या मैं बता चुका हूँ कि परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है। ए का मान जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अभी का आपको पता ही है, ये जो होता है वो x² का गुणांक, b होता है x का गुणांक और c होता है अचर पद। ठीक है। अब जैसे उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे मैंने लिखा 6x² + 5x + 3 बराबर 0। अब इसमें देखो चर यही तो है x, और x की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो यहाँ पर अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए ये आपका क्या होगा? एक द्विघात समीकरण होगा। ठीक। अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे x³ + 3x² + x + 9 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो चर x है और x की अधिकतम घात कितनी है? 3। तो अधिकतम घात 3 है, तो ये द्विघात समीकरण होगा क्या? नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो घात 2 है लेकिन अधिकतम घात तो 3 है, तो इसलिए अधिकतम घात जिसकी 2 होती है वही द्विघात होता है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसकी घात अधिकतम 3 है, तो इसलिए हमको इसको क्या बोलेंगे हम? त्रिघात समीकरण। जिसकी केवल एक घात होती है उसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। एक बात और, इसमें समीकरण जो होता है, समीकरण में क्या ये बराबर का चिन्ह होता है, ये इसकी पहचान है। ठीक है। क्या होता है? बराबर का चिन्ह। और जिसमें बराबर का चिन्ह नहीं होता वो एक बहुपद होता है। तो ये इसकी मुख्य पहचान है कि इसमें बराबर का चिन्ह होता है और जिसकी अधिकतम घात 2 है वो द्विघात समीकरण होगा। यानी कि जो इस रूप में है वही आपका द्विघात समीकरण होता है। इसके बाद देखते हैं सर्वसम का है इसमें कुछ। तो पहली सर्वसम क्या है इसमें? a + b का होल स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सर्वसम्मका आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये 4.1 में काम में आने वाली हैं। अगली है ए माइनस बी की होल घात 3, तो इसकी होगी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक, फिर है सॉरी से प्लस है, यहाँ पर क्या है ये प्लस। फिर है ए माइनस बी की होल घात 3, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक ए माइनस बी। यानी प्लस वाले में तो ये सभी चिन्ह प्लस के आएंगे और माइनस वाले में ये सभी चिन्ह माइनस के आएंगे। तो ये चारों सर्वसम्मकाएँ भी आपको याद होनी चाहिए, ये 4.1 में काम में आने वाली हैं। अब करते हैं प्रश्नावली को शुरू। तो पहला सवाल देखते हैं इसका, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक x माइनस 3, यानी ये समीकरण हमें हल करना है। ठीक है, और इसकी अधिकतम घात यदि 2 आ रही है, चर की अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण होगा, और चर की अधिकतम घात 2 नहीं है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। हमें यही देखना है केवल इसमें। तो ये है पहला सवाल। अब इसमें देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसमें सर्वसम्मका लग रही है कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी ये इस रूप में है तो इसको हमें इस रूप में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये तो क्या है x, तो क्या है यहाँ पर a और एक क्या है b। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह x प्लस b की जगह पर 1 और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और बराबर में क्या है, बराबर में है 2 कोष्टक x माइनस 3। ठीक है, अब इसको आगे देखो, x का स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 2 और x गुना हो रहा है तो x प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 2 गुना x किया तो 2x, फिर 2 गुना माइनस 3, तो माइनस का तो माइनस रख दिया, 2 गुना 3 किया तो 6। ठीक है, अब ये दाएं पक्ष में जो भी हैं सबको हम कहाँ ले आएंगे, बाएं पक्ष में। ठीक है, यानी पक्षांतरण कर देते हैं इसका। पक्षांतरण करने पर तो ये तो जैसा है वैसा का वैसा ही आ जाएगा। और देखो 2x प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, और बराबर में आ जाएगा क्या 0। अब आगे करो इसको, तो देखो एक्स स्क्वायर 2x प्लस का है और 2x माइनस का है तो ये दोनों कट जाएंगे, यानी चिन्ह अलग अलग हैं और पद समान है तो वो कट जाएंगे। फिर देखो 1 प्लस का है और 6 भी प्लस का है तो 1 और 6 कितने हो गए 7 बराबर 0। अब इस समीकरण हो गया ये। अब इसमें देखो चर x की अधिकतम घात कितनी है 2 और x हमारा चर होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x की अधिकतम घात 2 है, ठीक है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा, और यही क्या है हमारा आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये यदि इसकी घात 2 नहीं होती तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होता, और घात 2 है तो इसलिए ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। तो जितने भी सवाल हैं हमें सभी को इसी तरीके से करना है और सभी को हल कर देंगे। आगे देखते हैं दूसरा, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। साथ ही कक्षा 8 की जो बुक है वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, तो किसी भी प्रश्नावली को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2
गुना 3 माइनस एक्स, कोष्टक जो होता है वो गुना का काम करता है। तो इसको देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये तो यहाँ लिख लेंगे। और देखो -2 का गुना हमें 3 से करना है, तो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस गुना प्लस करते हैं तो माइनस, और 2 गुना 3 किया तो 6। फिर देखो अब -2 का गुना करना है हमें माइनस एक्स से, तो माइनस गुना माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और फिर 2 गुना एक्स करेंगे तो 2x। ठीक है, अब सभी को ले आएंगे हम कहाँ, बाएं पक्ष में। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर देखो 2x को इधर लाएंगे तो ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, और ये -6 है तो इधर आके हो जाएगा प्लस का, बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर -2x और -2x हो गए कितने, माइनस के 4x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, चर की अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। तो यही है हमारा आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं तीसरा। x माइनस 2 गुना x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 गुना x प्लस 3, कोष्टक जो होता है गुना का काम करता है। तो देखो पहले ये दोनों कोष्टक हमें गुना करना है, यानी इस x का इससे गुना करना है। ठीक है, तो x गुना x करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x गुना 1 करेंगे तो 1x, फिर देखो -2 का गुना x से करेंगे तो माइनस के 2x, फिर -2 गुना 1 करेंगे तो माइनस का 2 हो गया। फिर देखो x गुना x करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर x गुना 3 करेंगे तो 3x, -1 गुना x करेंगे तो माइनस का 1x, और -1 गुना 3 करेंगे तो माइनस का 3। ठीक, अब देखो इधर भी एक्स स्क्वायर है और दाएं पक्ष में भी एक्स स्क्वायर है, तो जब भी दोनों पक्षों में बराबर होता है और चिन्ह भी बराबर होते हैं तो वो क्या होता है, कट जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और कुछ भी बराबर आ रहा है क्या इसमें, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स का एक्स -2x -2, और इन सबको ले आएंगे इधर, तो देखो ये 3x किसका है, प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, ये माइनस है तो ये भी प्लस, और बराबर 0। अब देखो 1x प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 1x और 1x कितने हो गए, 2x, माइनस के 2x, फिर माइनस के 3x, और ये -2 और ये +3, यानी मैंने जो x वाले पद हैं वो तो एक जगह, और जो अचर पद हैं उनको एक जगह रख दिया, और बराबर में 0। अब देखो 2x प्लस का है और 2x माइनस का है तो ये दोनों भी कट गई, तो देखो ये माइनस के 3x -2 और ये +3, तो प्लस के ज़्यादा हैं तो प्लस का बच गया 1 बराबर 0। अब इसमें देखो चर क्या है हमारा, x है, और x की घात कितनी है, 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x की अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। बस ये लिखना है आपको। ठीक है, और यही है हमारा आंसर। तो ये आपका तीसरा हो गया। अब देखते हैं अगला चौथा। चौथा है x माइनस 3 कोष्टक 2x प्लस 1 बराबर x कोष्टक x प्लस 5। तो इसमें देखो ये जो x है ना, पहले इस x का गुना हमें इस पूरे कोष्टक से करना है, फिर इस -3 का गुना पूरे कोष्टक से करना है। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं एक स्टेप इसमें, यानी इस x का गुना करते हैं इस कोष्टक से, फिर -3 का गुना करते हैं इस कोष्टक से, और बराबर ये x इंटू एक्स प्लस 5।
एक स्टेप बढ़ा दिया है जिससे आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। ठीक है, अब देखो इस x का गुना 2x से करेंगे तो ये 2 का तो 2 और x गुना x करेंगे तो x की घात 2 प्लस x गुना 1 करेंगे तो 1x। ठीक है, फिर -3 गुना 2 तो -6 x है तो x। फिर देखो -3 और ये +1 तो माइनस गुना प्लस तो माइनस आ जाएगा, और 3 गुना 1 करेंगे तो 3 एकम 3 बराबर का बराबर। x गुना x करेंगे तो x की स्क्वायर प्लस x गुना 5 करेंगे तो 5x। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, इस सब को कहाँ ले आते हैं, बाएं पक्ष में। तो 2x² प्लस x -6x -3 बराबर, सॉरी ये x² प्लस का है, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ये 5x प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और बराबर में रख दिया 0। अब देखो इसको, ये 2x² प्लस का है और ये x² माइनस का है, यानी 2x² में से 1x² घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 1x² बच जाएगा प्लस का। ठीक है, फिर देखो 1x प्लस का है, ठीक, और इधर देखो ये माइनस के 6x और माइनस के 5x, तो 1x तो प्लस का ही है, और माइनस के 6 और माइनस के 5 कितने हो गए, माइनस के 11x। ठीक, फिर क्या बचा ये -3 और बराबर 0। आगे देखते हैं x², ये आपको लगा के रखना है। ठीक है, अब देखो 1x प्लस का है, 11x माइनस के हैं, तो माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के बच गए कितने 10x, और -3 बराबर 0। अब इसमें चर की अधिकतम घात कितनी आ रही है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि चर x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है या होगा। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। तो वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आगे देखें 5वां, 2x-1 गुना x-3 बराबर x + 5 गुना x-1। तो पहले इस 2x को गुना करेंगे इस कोष्ठक से, तो 2x x-3, फिर -1 का गुना करेंगे इस कोष्ठक से, तो x-3 बराबर, ऐसे इस x का गुना इस पूरे कोष्ठक से करेंगे तो x × x-1, फिर +5 का गुना करेंगे इस कोष्ठक से। ठीक है, तो ये हमने गुना के रूप में लिख दिया। अब देखो 2x गुना x करेंगे तो 2 गुना इसके साथ में तो कोई है नहीं, तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और x गुना x करेंगे तो x की घात 2, यानी जितनी बार ये चर गुना होते हैं ना उतनी घात इनके ऊपर आ जाती है। फिर देखो 2 गुना -3 तो -6 और x, फिर -1 गुना x करेंगे तो माइनस का 1x, फिर -1 गुना -3 तो माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस, और 1 गुना 3 करेंगे तो 3 बराबर x गुना x x², फिर x गुना -1 तो -x, प्लस 5 गुना x 5x, फिर 5 गुना -1 कोष्ठक गुना का काम करता है तो -5 एकम 5। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ बराबर आ रहा है कि दोनों पक्षों में, देखो ये -x इधर भी है और -x इधर भी है, तो ये -x से -x घट गया। अब जो है सबको कहाँ ले जाते हैं, बाएं पक्ष में, तो 2x² -6x + 3 वैसा का वैसा ही, x² को उधर लाएंगे तो -x² प्लस 5x है तो -5x, -5 है तो +5 बराबर 0। ठीक, आगे देखो 2x² प्लस का है और 1x² माइनस का है, तो 1x² बच गया प्लस का। ठीक है, फिर देखो -6x और -5x, जैसे प्लस प्लस के जुड़ते हैं ऐसे माइनस माइनस के भी जुड़ जाएंगे, तो 6 और 5 कितने हो गए 11x माइनस के। ठीक है, फिर उसके बाद देखो +3
और +5, तो ये कितने हो गए +8 बराबर 0। चर की अधिकतम घात कितनी है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, ये है आपका आंसर। अगला देखते हैं छठवा। x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये तो हल हो ही रखा है, तो इसको तो वैसा का वैसा ही लिख देंगे। अब इसमें देखो सर्वसम लग रही है, आपको पता हो तो a - b का होल स्क्वायर, और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² - 2ab + b², ये तो होता है। अब इसमें a की जगह तो कौन है x, और b की जगह क्या है 2। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे ये, तो a² और a की जगह कौन है x, तो x², फिर -2 a की जगह क्या है x, फिर b की जगह क्या है 2 प्लस b², तो b की जगह क्या है 2 यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे हल करो इसको, तो इसको तो वैसा का वैसा ही +3x + 1 बराबर, अब देखो x² का x² ही आ जाएगा। ठीक है, फिर -2 × 2, संख्याओं का संख्या से गुना करते हैं और चर का चर से गुना करते हैं, तो 2 × 2 किया तो 4 और x का x प्लस 2 का वर्ग यानी 2 × 2 4 आ जाएगा। ठीक, हल कर दिया हमने। अब देखो x² इधर भी प्लस का है, x² इधर भी है, दोनों बराबर हैं तो दोनों काट दिए। आगे देखो 3x + 1, इन सबको इधर ले आएंगे बाएं पक्ष में, तो ये -4x है तो इधर हो जाएगा +4x, ये +4 है तो इधर आके -4 बराबर रख देंगे 0। अब देखो 3x और 4x कितने हो गए 7x, 1 और -4, ये प्लस का है ये माइनस का है, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के बच गए 3 बराबर 0। अब ये चर क्या है यहाँ पर x, और x की अधिकतम घात 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x की अधिकतम घात 1 है। ठीक है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। जिसमें चर की घात 2 होती है, अधिकतम घात 2, वही होता है आपका द्विघात समीकरण। सातवां है x + 2 की होल घात 3 बराबर 2x × x² - 1। तो इसमें देखो सर्वसम लग रही है a + b की होल घात 3। ठीक है, तो चूंकि a + b की होल घात 3 बराबर होता है a³ + b³ + 3ab कोष्टक a + b, कोष्टक का मतलब गुना। ठीक है, अब इसमें देखो a की जगह तो क्या है x है, और b की जगह पर क्या है 2। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी a नज़र आ रहा है वहाँ तो रख देंगे x, जहाँ b नज़र आ रहा है वहाँ रख देंगे 2। ठीक है, तो देखो a³ यानी x की घात 3 प्लस b³ b की जगह 2 रखना है तो 2 प्लस 3 a की जगह x रखना है इंटू b की जगह 2 रखना है प्लस कोष्टक। ठीक है, a + b यानी x + 2, ये हमने इसमें क्या रख दिए मान रख दिए। ठीक है, अब इसको देखो ये मान रख दिए, और बराबर में क्या है, बराबर में है 2x × x² - 1, तो ये बराबर में था वो रख दिया। अब इसको हल करते हैं, तो देखो x की घात 3 प्लस 2 की घात 3 यानी 2 को हमें 3 बार गुना करना है, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 प्लस 3 × 2, तो 3 दूनी 6 और x है तो x।
ठीक है। अब देखो x प्लस 2 बराबर 2x का गुना एक्स स्क्वायर से करेंगे तो देखो 2 का तो 2 ही आ जाएगा। अब x गुना एक्स स्क्वायर तो x की घात हो जाएगी कितनी 3। अब आपको समझ में नहीं आया होगा ये, जब x गुना एक्स की घात 2 करेंगे तो देखो ये x की घात 1, तो जब गुना होते हैं ना और ये चर समान होते हैं तो ये घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, तो x की घात 3 आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसलिए यहाँ 2x की घात 3 आ गया। ठीक है, फिर देखो 2x को गुना -1 से करेंगे तो माइनस का 2x। ठीक, आगे देखो इसको x की घात 3 प्लस 8 प्लस, अब देखो 6x का गुना x से करेंगे तो 6x गुना x करेंगे तो 6 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 6x गुना 2 करेंगे तो 6 गुना 2 किया तो 12 और x का x बराबर 2x³ माइनस 2x। अब इसमें कुछ बराबर है क्या दोनों पक्षों में? कुछ भी बराबर नहीं है, तो सभी को बाएं पक्ष में ले आएंगे। ठीक है, यानी पक्षांतरण कर देंगे तो x³ प्लस 6x² प्लस 12x और ये 8 रह गया तो 8, 2x³ को उधर लाएंगे तो माइनस का 2x³ माइनस 2x को लाएंगे तो प्लस 2x और बराबर रख देंगे 0। ठीक है, अब इसको देखो आगे हल करते हैं। x की घात 3 वाला कोई पद है क्या? नहीं है, तो x की घात 3 आ गया। फिर देखो 6x² और माइनस के 2x², तो ये तो प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो 6 में से 2 घटा देंगे तो प्लस के बच जाएंगे 4x²। ठीक, फिर देखो 12x प्लस का है और 2x भी प्लस का है, तो 12 और 2 14x। ठीक, फिर देखो ये 8 है, प्लस का 8 है और कोई अचर पद और है क्या इसमें? नहीं है, तो प्लस 8 बराबर 0। इसमें देखो x की घात 3 है, 2 है और 1 है, लेकिन अधिकतम घात कितनी है इसमें? 3। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम चूंकि x की अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण कब होता है? जब घात होती कितनी अधिकतम? 2। तो ये है आपका आंसर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिवर्स करके ज़रूर देखें, जिससे आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 8वां है x की घात 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 की होल घात 3। ठीक है, तो इसमें देखो ये सर्वसम का लग रही है, आपकी पता हो तो। कौन सी सर्वसम का लग रही है? a माइनस b की होल घात 3 बराबर a³ माइनस b³ माइनस 3ab कोष्टक a माइनस b। ठीक है, तो इसमें ये सर्वसम का लगा देंगे। अब इसको हल करते हैं। देखो तो ये तो जैसे ये तो पहले से हल हो रखा है, तो इसको तो वैसा का वैसा ही लिख लेंगे, यानी x की घात 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर, अब देखो a की जगह पर तो कौन है यहाँ पर? x, और b की जगह पर है 2। ठीक है, तो देखो a की घात 3 यानी कि x की घात 3 माइनस b की घात 3, b की जगह पर कौन है? 2, तो 2 की घात 3 माइनस 3 a बराबर x और b बराबर 2 कोष्टक a माइनस b यानी x माइनस 2। तो ये मान रख दिया हमने। आगे हल करते हैं, तो इसको तो वैसा का वैसा ही लिख देंगे, माइनस x प्लस 1 बराबर, तो देखो x की घात 3 माइनस 2 की घात 3 कितना होता है? 8, यानी 2 को 3 बार गुना कर देंगे, फिर माइनस 3 गुना x गुना 2, तो 3 गुना 2 किया तो 6 और x का x कोष्टक है x माइनस 2। आगे देखो इसको वैसा का वैसा ही। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब देखो x की घात 3 माइनस 8, अब देखो ये माइनस 6x का गुना करना है x से,
तो 6 का तो 6 आ जाएगा और x गुना x यानी x की घात 2। फिर इस माइनस 6x गुना माइनस 2 से करना है, तो माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 6 गुना 2 करेंगे तो 12। ठीक। और इसमें देखो बराबर है क्या दोनों पक्षों में कुछ, तो इधर भी एक्स क्यू और इधर भी एक्स क्यू, दोनों ही प्लस प्लस के हैं तो दोनों कट जाएंगे। और कुछ है क्या बराबर? नहीं है। तो आगे देखो उसको, माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। अब ये -8 है, इधर आके हो जाएगा +8। माइनस 6x² है, इधर आके हो जाएगा +6x²। और ये -12 बराबर 0। अब देखो माइनस के तो 4x² और प्लस के 6x², तो ये ज़्यादा है प्लस का, तो प्लस के बच गए 2x²। ठीक। -1x और कुछ है क्या इसमें? नहीं है, तो माइनस का x। फिर देखो 1 और 8 दोनों प्लस के हैं, कितने हो गए? 9। और ये किसका है? माइनस का, यानी प्लस के तो हैं 9 और माइनस के हैं 12 बराबर 0। 2x² माइनस एक्स, 9 माइनस 12 यानी माइनस के 3 बराबर 0। तो इसमें देखो x की अधिकतम घात कितनी है, तो चूंकि x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। यही है हमारा आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, यानी केवल द्विघात समीकरण का रूप में बदलना है इनको। ठीक है, आगे हल नहीं करना है, यानी व्यापक रूप में इनको हमें बदलना है। और व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी हमें इस रूप में इसको जमाना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो देखो इसका ये पहला सवाल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में है जो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, यानी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। ठीक है, तो जैसे हम चौड़ाई मान लेंगे x। ठीक, आगे कह रहा है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी हमें आयत की लंबाई चौड़ाई निकालनी है। तो इसको देखो, तो ये बना लिया मैंने आयत। ठीक है, आयत क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री यानी समकोण होता है। ठीक है, यह है इसकी क्या? लंबाई, और यह है इसकी चौड़ाई। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि जो लंबाई है इसकी चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो इसकी चौड़ाई मान ली मैंने x, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई की दुगनी 2x और दुगनी से एक अधिक यानी +1। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं, हम इसको माना आयत की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, तथा लंबाई क्या हो जाएगी? 2x प्लस 1, यानी कि चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक। अधिक का मतलब होता है प्लस और कम का मतलब होता है माइनस। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 2 रुपये हैं और 2 रुपये के दुगने से एक अधिक, तो +1, यानी मेरे पास 2 रुपये के दोगुने से एक अधिक हैं, तो दो दोगुना हो गया 2 और +1 अधिक हो गया, तो प्लस कर दिया हमने। यदि कम होता तो माइनस कर देते। ठीक है, अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, और इसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। कितना? आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 528 वर्ग मीटर। अब ये तो आपको पता ही है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार चलते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र होता है, सूत्र क्या? लंबाई
गुना चौड़ाई। ठीक, अब आयत का क्षेत्रफल देखो 528। लंबाई, लंबाई हमने निकाली ली कितनी है, लंबाई 2x + 1 गुना चौड़ाई, गुना चौड़ाई कितनी है, आयत की चौड़ाई x, तो x, इसको हल करते हैं तो 528 का 528। अब देखो ये x गुना करेंगे 2x से, तो देखो 2 का तो 2 आ जाएगा, और x गुना x करेंगे तो x² प्लस फिर x गुना 1 से करेंगे तो x का x आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, इसका पक्षांतरण कर देते हैं, तो इस 528 को पहुंचा देते हैं इधर। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² प्लस x, और इस 528 को पहुंचाएंगे तो ये हो जाएगा किसका, माइनस का, और बराबर 0। तब ये व्यापक रूप आ गया ना, व्यापक रूप आ गया। ठीक है, तो यहां लिख देंगे क्या, अतः द्विघात समीकरण, इसी को लिख देंगे 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये आ गया आपका आंसर। अब इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है तो यहीं तक ही करेंगे, इसको आगे हल नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगला देखते हैं दूसरा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्रमागत जैसे एक के बाद में 2 फिर 3 4, तो हमें 2 क्रमागत लेने हैं। ठीक है, तो माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x + 1 है। अब आप ये सोच रहे होंगे x और x + 1 क्यों लिया, जैसे ये मैंने ले लिया क्या, 1 ले लिया, तो 1 के बाद में अगला क्या होगा 2, यानी 1 + 1, तो 1 को तो मैंने क्या मान लिया x, 1 को x मान लिया, तो 1 की जगह x और +1, तो ये क्या आ जाएगा x + 1। अब जैसे दूसरा निकालना है हमें, अगला जैसे तीसरा, तो क्या करेंगे हम 2 यानी कि x + 2, फिर अगला निकालना है तो x + 3, फिर x + 4, इस तरीके से निकालते जाएंगे। तो इस प्रकार मैंने 2 क्रमागत ले लिए x और x + 1, और इन दोनों का गुणनफल कितना है 306, गुणनफल 306 है। अब प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी x × x + 1 बराबर 306। तो इसको गुणा कर देते हैं, x गुना x करेंगे तो x² प्लस x गुना 1 करेंगे तो 1x बराबर 306। अब इस 306 को इधर ले आएंगे बाएं पक्ष में, तो ये x² प्लस x, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और बराबर 0। तो ये हमारा क्या आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ये आ गया हमारा आंसर। अगला देखते हैं तीसरा। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। भाई माँ है, बड़ी होगी, तो जैसे रोहन की आयु हम x मान लेते हैं, तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी x + 26। जैसे रोहन की आयु 5 वर्ष है, तो उसकी माँ की आयु क्या होगी 5 + 26। भाई उसमें अधिक है तो अधिक को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद की दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाता है 306।
60 हो जाएगी तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो वर्तमान आयु दोनों की मान लेंगे पहले। तो सबसे पहले लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, x वर्ष। ठीक है, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तथा माँ की वर्तमान आयु अब माँ रोहन से कितने वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष अधिक है उसकी आयु माँ की। तो जब भी अधिक होता है तो क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, यानी x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, आगे क्या कह रहा है प्रश्न, प्रश्न कह रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात यानी वर्तमान आयु के 3 वर्ष बाद दोनों का गुणनफल हो जाएगा कितना, 360। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की आयु x है, वर्तमान आयु x, तो 3 वर्ष पश्चात 3 जोड़ देंगे उसमें। जैसे मेरी वर्तमान आयु 10 वर्ष है तो 3 वर्ष पश्चात क्या होगी, तो इसमें 3 कर देंगे प्लस, तो कितनी हो जाएगी, 13। ठीक है, तो ऐसे वर्तमान आयु रोहन की x है तो 3 वर्ष बाद की पूछ रहा है तो x प्लस 3 हो जाएगा। ऐसे ही माँ की आयु क्या हो जाएगी 3 वर्ष बाद, माँ की आयु, तो देखो वर्तमान आयु तो x प्लस 26 और 3 वर्ष बाद तो प्लस 3, यानी x 26 और 3 कितने हो गए, 29, यानी x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात इन दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो रहा है, 360। ठीक है, यानी कि x प्लस 3 और x प्लस 29, तो इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो रहा है, 360। ये तो कह रहा है प्रश्न, तो अब इनको हल करते हैं। तो देखो ये पहले तो इस x का गुना इस कोष्ठक से करेंगे, यानी x कोष्ठक x प्लस 29, फिर इस 3 का गुना पूरे कोष्ठक से करेंगे, यानी 3 कोष्ठक x प्लस 29 बराबर 360। तो देखो x गुना x करेंगे, x गुना x तो x स्क्वायर प्लस x गुना 29 29x प्लस 3 गुना x 3x और 3 गुना 29 तो 29 थी 87 बराबर 360। अब देखो इसको x स्क्वायर प्लस 29x और 3x 32x दोनों जुड़ जाएंगे ये, प्लस 87, 360 इधर प्लस का है, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 32x, और देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 360 में से घटा दो कितना, 87, 10 में 7 गए 3, फिर 35 में से घटा दो कितना, 8, तो 35 में से 8 गए तो 27, यानी माइनस की 273 बराबर 0। और यही क्या है हमारा द्विघात समीकरण। तो यहाँ लिख देंगे अतः, एक घात 2 के रूप में आ गया ना ये, अतः द्विघात समीकरण क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। तो यही हमारा क्या है आंसर। अगला देखते हैं, चौथा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है, यानी दूरी है 480 किलोमीटर। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती, यानी चाल पहले कुछ और थी, अब उसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हम कम कर रहे हैं, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है।
यानी जब चाल कुछ थी, जब तो 400 किलोमीटर को अलग समय ले रही थी, और चाल जब हमने कम कर दी तो वो उसके 3 घंटे अधिक ले रही है वो समय। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें देखो ये कुल दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें देखो माना रेलगाड़ी की चाल निकालेंगे ना, तो माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है, ये हमने चाल मान ली। अब प्रश्न कह रहा है कि इसकी इस चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करते हैं। ठीक है, तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करने पर नई चाल क्या हो जाएगी। अब ये चाल तो हमारी x है, और इस x में से 8 हम कम कर रहे हैं, तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी ये हो जाएगी हमारी नई चाल। ठीक है, अब इसमें देखो ये चाल है हमारी और ये दूरी। ठीक है, अब ये दूरी और ये चाल, तो अब इसमें हम समय निकालेंगे। क्या निकालेंगे, समय। क्यों निकालेंगे, क्योंकि इस प्रश्न को हमें समय के आधार पर ही हल करना है। क्यों करना है, क्योंकि दोनों का जब हम समय निकालेंगे, एक तो इस चाल पर समय निकालेंगे और एक इस कमी वाली चाल पर समय निकालेंगे, तो दोनों जो समय का जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 घंटे आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम प्रथम शर्तानुसार T1 का मतलब समय, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, तो दूरी कितना है, दूरी तो 480, और चाल कितनी है, x। ठीक है, फिर द्वितीय शर्तानुसार में यानी दूसरा समय T2, तो देखो दूरी तो वही है सेम 480, लेकिन यहाँ पर चाल में क्या हो रही है, कमी तो हो रही है ये, तो कमी हो गई, तो इसकी नई चाल क्या है, x माइनस 8, यानी कि दूरी बटे चाल। ठीक है, तो ये पहली शर्त के अनुसार और ये दूसरी शर्त के अनुसार। अब चलते हैं प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि जब इसकी चाल निर्धारित रहती है जब तो ये समय इतना ले रही है, लेकिन जब इसकी चाल को हम 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर देते हैं तब ये समय कितना ले रही है, 3 घंटे अधिक। ठीक है, यानी कि ये समय ज़्यादा ले रही है और ये समय ले रही है कम, क्योंकि चाल जब कम कर दी तो समय ज़्यादा लेगी। मान लिया जाए आप 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे थे। ठीक है, तो आपको कितना, जैसे 1 घंटा लग रहा है, और आपने 70 की जगह इस चाल को कम कर दिया, जैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया इसको, तब आपको समय ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इस वजह से यानी कि जब चाल कम होती है तो समय क्या लगता है, ज़्यादा, तो ये ज़्यादा समय ले रहा है, यानी इसमें से हम इसको घटाएंगे, तो जब कितना घंटे अधिक ले रहा है समय, 3 घंटे अधिक। ठीक है, तो यानी कि यहाँ लिखेंगे हम T2 माइनस T1 बराबर कितना ले रहा है वो, 3 घंटे। ठीक है, तो T2 तो कितना है, 480 बटे x माइनस 8 माइनस, और T1 है 480 बटे x बराबर 3, बटे में 1 रख देते हैं। अब इसको हम हल करेंगे, तो इनका क्या ले लेते हैं, अब लेस है। ठीक है, तो लेस है x माइनस 8 और ये x। ठीक है,
अब देखो x माइनस 8 का इसमें भाग देंगे तो ये x माइनस 8 से ये कट जाएगा, x बच जाएगा, और x गुना करेंगे 480, तो ये हो जाएगा 480x। फिर x का भाग इसमें देंगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 8 का गुना करेंगे इससे माइनस 480 से, तो माइनस 480 का गुना करेंगे x माइनस 8 से बराबर 3/1। ठीक है, अब इसको देखो आगे हल करते हैं। तो देखो 480x का तो 480x माइनस 480 गुना x करेंगे तो माइनस 480x आ जाएगा ये भी। फिर देखो माइनस 480 गुना 8 करेंगे, देखो माइनस गुना माइनस तो ये तो हो जाएगा प्लस, और 480 गुना 8 तो ये 480 गुना 8 करते हैं तो 0 64 8 चौका 32 32 और 6 38 3840 3840 और बटे में x माइनस 8 इंटू एक्स और बराबर में 3/1। ठीक है, देखो ये प्लस का है 480x और ये माइनस का है तो ये दोनों कट जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे हल करते हैं इसको। ऊपर बच गया 3840 बटे x माइनस 8 इंटू एक्स बराबर 3/1। अब इनका क्या कर देते हैं, तिर्यक गुना, तो ये 3 का गुना तो इससे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x माइनस 8 इंटू एक्स से, और 3840 का गुना 1 से होगा, ये 3840 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो इधर ये गुना हो रहा है 3, x माइनस 8 इंटू एक्स से क्या हो रहा है, ये गुना, तो ये गुना है तो इधर जाके किस में हो जाएगा, बटे में, यानी कि x माइनस 8 इंटू एक्स बच जाएगा इधर तो, और ये हो जाएगा 3840 इधर आके बटे में, तो इसको काट दो ये, तो देखो ये 3 एकम 3 3 दूनी 6 बचे 2 3 अट्ठे 24 और 0 की 0 1280 बार कट गया ये। ठीक है, अब इसको देखो, अब इन दोनों को गुना कर देते हैं, तो देखो x गुना x करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर माइनस x गुना 8 करेंगे तो 8x, और बराबर में क्या बचा 1280। इस 1280 को इधर ले आएंगे पक्षांतरण से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 8x, 1280 को इधर लाए तो ये माइनस का हो जाएगा 1280 और बराबर 0। तो ये देखो x की अधिकतम घात 2 है, तो ये क्या हो गया हमारा द्विघात समीकरण, अतः है द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, और ये आ गया आपका आंसर। तो ये आपकी प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट हो गई है। तो वीडियो पसंद आती है तो अपने मित्रों दोस्तों को शेयर करना है। साथ ही कक्षा 8 की जो बुक है वो कंप्लीट करा चुका हूँ, तो जो भी प्रश्नावली आपको देखनी है प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही जो मैथ जो भी प्रश्नावली हम आपको पढ़ाते हैं तो उसका प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, जिससे आपको अच्छी समझ में आए और आप अच्छे नंबर ला सकें। साथ ही वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन इसका कोई भी स्किप नहीं करना है आपको, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से आप समझ सकें। और ज़्यादातर इसका जो बेसिक होता है, प्रत्येक वीडियो का जो बेसिक होता है उस बेसिक को ज़्यादा समझना है, क्योंकि प्रश्नावली में जो कुछ होता है वो बेसिक के आधार पर ही होता है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।